साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद होंगे। साथियों मैं 15 मिनट शो में आपको दिल से स्वागत करता हूँ। आज के 15 मिनट शो में 15 महत्वपूर्ण सवाल होगा, वो भी फिजिक्स का। मैं विकास वासले पुनः आप सबको द ऑफिसर अकेडमी पर स्वागत करता हूँ। साथियों आइए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला प्रश्न ये है, आप कोशिश करना साथी सारे प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में देने के लिए। फिर मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट्स बताते हुए आगे की ओर मैं बढ़ूंगा। आज के सबसे पहला प्लस है कि सवाल है कि एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है जो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। तो गैल्वेनोमीटर की सुई क्या होगा साथी? अगर मैं बात करूं साथी गैल्वेनोमीटर के बारे में, तो आप सभी गैल्वेनोमीटर के बारे में जानते हैं, नहीं जानते तो आइए मैं अभी आपको बताऊंगा। क्या साथी शून्य पर रहेगी? गैल्वेनोमीटर साथी शून्य पर रहेगी, या जो गैल्वेनोमीटर का रेटिंग है वो साथी शून्य के दोनों तरफ जाएगी, या साथी शून्य के बाईं तरफ जाएगी, या फिर शून्य के दाईं तरफ जाएगी? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं गैल्वेनोमीटर की बात करता हूं तो कभी भी साथी आप अगर इलेक्ट्रिशियन दुकान पर गए होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा कि पीला डब्बा में बंधा हुआ एक साथी यंत्र होता है। सब गैल्वेनोमीटर का आता है, यानी गैल्वेनोमीटर के साथ ही काम होता है सूक्ष्म धारा को पहचानना। अगर साथ किसी में सूक्ष्म धारा है, नहीं कम से कम जो आपको साथ माइक्रो अगर इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें उपस्थित है, तो सूक्ष्म धारा को साथ ही पहचानना है आपका गैल्वेनोमीटर का काम है। अब जरा समझिएगा, गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ ही एक चुंबक है और उसको उत्तरी ध्रुव के लगातार एक कंडक्टर साथी उसके अंदर ले जाया जा रहा है। तो आप सबको साथी मालूम होगा, ऑरस्टेड ने बताया था धारा चाहेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसी को सिद्ध करने के लिए साथी माइकल फैराडे ने भी बताया था कि अगर साथी चुंबक का प्रयोग करेंगे तो उसमें से धारा निकलेगा। यानी कि लगातार चुंबक को अगर आप एक साथ ही ले जाएंगे, अंदर की ओर कंडक्टर के पास ले जाएंगे लाएंगे, तो वहां पे बार बार उसका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो वहां पर साथी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और चुंबकीय तो वहां पे साथी अलग अलग, तो अलग अलग जब बनेगा तो आप कह सकते हैं साथी वहां पे करंट मालूम चलेगा। जब करंट मालूम चलेगा तो ये जीरो है सर, जीरो से कंडक्टर क्या होगा, कभी इधर जाएगा, क्योंकि अलग अलग साथी वहां पे ध्रुव आप कर सकते हैं। शून्य के दोनों तरफ जाएगी, क्या होगा, शून्य के दोनों तरफ जाएगी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब साथी क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग साथी किसका होगा? बताना है साथी, एक ही अगर गति से चल रहे हैं तो संवेग किसका ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, या फिर अल्फा कण का? बहुत अच्छा सवाल है। आप कह सकते हैं वीवीआई। थोड़ा सा इसमें दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकेगा। मैं चाहूंगा कि आप साथी इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, क्योंकि इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लगा हुआ है। ऊपर प्रश्न में आपको फिजिक्स दिख रहा है, ऑप्शन में आपको केमिस्ट्री दिख रहा है, जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। साथ ही अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए और मैं बात करता हूं साथी यहाँ पे, तो एक आपका रिलेशनशिप मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पी स्क्वायर बटा में 2m। इसका मतलब है साथी कि अगर अगर साथी संवेग यहाँ पे गति ऊर्जा एक कांस्टेंट है, गति ऊर्जा के साथ अगर आपको कांस्टेंट है तो संवेग किसका ज्यादा होगा? क्योंकि अगर सबका गति ऊर्जा एक ही है तो वो आपको गति ऊर्जा कांस्टेंट हो गया। जब साथी गति ऊर्जा कांस्टेंट हो गया तो संवेग किसका ज्यादा होगा? तो आप कह सकते हैं पी स्क्वायर बटा साथी क्या होगा, 2m हो जाएगा। यानी कि अगर आप संवेग निकालना चाहते हैं तो p बराबर अंडर रूट 2m हो जाएगा। और k मतलब काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ये तो कांस्टेंट है। तो अब आपका संवेग किस पर डिपेंड करेगा? मास पर। जिसका मास ज्यादा होगा उसी का ज्यादा होगा। मेरे प्यारे साथी, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास कितना होता है, 9.1 गुने 10 के पावर साथी माइनस 31 केजी होता है। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं साथी, लगभग लगभग बराबर होता है, 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 केजी होता है। क्या होता है? 27 केजी होता है। और साथी जो अल्फा कण होता है इसमें दो प्रोटॉन होता है, साथी 2 न्यूट्रॉन होता है। तो बताइए इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन उपस्थित है, क्योंकि हीलियम का जो आपका साथी होता है, हीलियम को बोला जाता है क्या, हीलियम का कण लगभग लगभग साथी 6.65 गुने 10 के पावर माइनस 24 या 27 होता है। तो यानी कह सकते हैं जब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इसमें उपस्थित है, इसका मतलब है साथी कि इसका दुगना द्रव्यमान इसमें होगा। जब साथी इसका दुगना द्रव्यमान इसमें है तो कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होगा? सबसे ज्यादा जो साथी मास से होगा वो आपका अल्फा कण का ही होगा। तो सबसे ज्यादा मास इसका है, साथी आपका संवेग किसका ज्यादा होगा? तो डी का ही हो जाएगा। इसका सबसे कम है साथी। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा प्रोटॉन का ज्यादा होता है, इसका थोड़ा सा कम होता है, लेकिन लगभग लगभग दोनों को समान माना जाता है। तो यहाँ पे बस इतना देखना था कि किसका द्रव्यमान ज्यादा है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा संवेग उसी का ज्यादा हो जाएगा। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। आकाश में उड़ते पक्षी में साथी होती है, क्या होगा? क्या आपका गतिज ऊर्जा हो जाएंगी,
क्या आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएंगी या गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों हो जाएंगी, या साथ ही आपको ना तो गतिज ऊर्जा होंगी और ना ही स्थितिज ऊर्जा होंगी, जरा बताना है। मेरे प्यारे साथी, मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा दो प्रकार का होता है, एक गतिज ऊर्जा है और दूसरा आपका स्थितिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा उसको कहेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट साथी गति की अवस्था में होती है और उस समय जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बालक साथी दौड़ रहा हो, गाड़ी को आप दौड़ा रहे हैं, हवा बह रही है, साथ ही पानी चल रही है या फिर पानी बह रही है, तो सारी कंडीशन में गतिज ऊर्जा आती है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह साथी विराम अवस्था में है और उस समय जो कार्य करने की क्षमता आती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर पानी के इकट्ठा करना स्थितिज ऊर्जा है, रबड़ को खींचना स्थितिज ऊर्जा है, धनुष को तीर में लगाकर तीर को खींचे रखना स्थितिज ऊर्जा है, हथौड़ा को उठाना स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन साथ ही अगर कोई हाइट पर दौड़ रहा है, यानी कि हाइट पर जाकर गति कर रहा है, तो उसमें दोनों ऊर्जा आ जाता है, क्योंकि हाइट के कारण स्थितिज ऊर्जा और जबकि वहां पे गति कर रहा है तो साथ ही गति में भी है और हाइट में स्थितिज ऊर्जा भी है। क्योंकि साथ ही अगर बात करें गतिज ऊर्जा तो काइनेटिक एनर्जी आपका किस पर डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। स्थितिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करता है, तो आपको हाइट पर डिपेंड करता है। किस पे, हाइट पर डिपेंड करता है। तो हाइट पर भी है और गति में भी है, तो उसमें दोनों ऊर्जा हो जाएगा। साथ ही आकाश में उड़ते जो पक्षी हैं, एक तो हाइट भी है पृथ्वी से, उसके बाद साथ ही पक्षी उड़ रही है, यहाँ पे चर्चा किया गया है, बैठी हुई नहीं है, उड़ती पक्षी हैं, तो साथ ही गति में भी है। तो आप बोलोगे सर इसमें दोनों ऊर्जा हो जाएगा, गति ऊर्जा भी और स्थितिज ऊर्जा भी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। इसी प्रकार से पतंग उड़ रही है तो दोनों ऊर्जा हो जाएगा। साथ ही वायुयान अगर हवा में उड़ रही है तो दोनों ऊर्जा होगा, लेकिन रनवे पर दौड़ रही है तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। इस समस्या का सी पर बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जरूरी सूचना है कि अगर आप एडीओ के साथ तैयारी करना चाहते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन साथी पद इसमें निकला हुआ है, बहुत अच्छा साथी इसमें आपको सरकारी नौकरी लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारा एक सीट सुनिश्चित हो जाए तो उसके लिए हमारे ऑफलाइन सेंटर पर जरूर रहिएगा। साथ ही ऑफलाइन बैच यहाँ पे शुरुआत हो रही है साथ ही 8 सितंबर से, तो इस बात को ध्यान रखना। इस सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए साथ ही ऑफलाइन बैच है। कहाँ पे, तो हमारे साथ एक केंद्र है नया टोला, वहीं पे साथ ही मिलेगा पीएन एंग्लो स्कूल के पास, ये हमारा केंद्र है। साथ ही गोपाल मार्केट में जाना जाता है, गोपाल मार्केट के ऊपर क्लासेस चलती हैं उसमें। और साथ ही इस बात को ध्यान रखिएगा, आप लोग कई लोग जानते होंगे तो आप साथ ही ध्यान दीजिएगा। अगर आप नहीं जानते, इन चीज़ों से अवगत नहीं है कहाँ पे है, तो आप 9341644295 पर कॉल कर लीजिएगा, आपको सारे गाइडेंस दे दिया जाएगा, इस बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, सारी चीज आपको दे दिया जाएगा। लेकिन अगर पटना में रहते हैं तो साथ इस बैच में जरूर इनरोल होइएगा, बहुत बेहतरीन बैच होगा। खैर अपने आते हैं साथ ही टॉपिक पर। नेक्स्ट, मात्रा स्थिर रखते हुए, मात्रा स्थिर साथी रखते हुए कह रहा है कि जब किसी पिंड की गति दुगना हो जाती है तो क्या होगा। यदि मात्रा को स्थिर रखा जा रहा है, द्रव्यमान को नहीं बदला जा रहा है, बस साथी आपको वेग को दुगना कर दे रहा है ना, वेग को दुगना किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा। अगर साथी मैं मात्रा को क्या करूं, साथी बदल नहीं रहा हूं और वेग को साथी दुगना कर देंगे तब, तो अगर मैं बात करता हूं P बराबर क्या होता है, mv होता है। अब मात्रा को बदल नहीं रहे हैं, द्रव्यमान को नहीं बदल रहा है, लेकिन वेग को दुगना कर रहे हैं। साथ ही अगर वेग को दुगना करेंगे तो संवेग कितना हो जाएगा, पहले से दुगुना हो जाएगा। अब किसी को लग रहा होगा सर हम गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे, निकालिए ना। गतिज ऊर्जा अगर आप निकालोगे साथ ही तो हाफ mv² होगा। अगर मात्रा को नहीं बदल रहे हैं, मतलब द्रव्यमान नहीं बदल रहे हैं और वेग को दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो साथ इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि उसका संवेग दुगुना हो जाएगा, उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना अगर ऑप्शन में रहता तब हम उसको लगाते, लेकिन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब पी नंबर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं साथी, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है ताकि साथी वह तेजी से चल सके, क्या इसके लिए झुकता है, या फिसलने की संभावना कम हो सके इसके लिए झुकता है, या उसकी ऊर्जा बची रहे इसके लिए झुकता है, या अस्तित्व में वृद्धि हो सके इसके लिए झुकता है। मेरे प्यारे साथी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो आप भी झुक जाते हैं, ऐसा लगता है झुक झुक के हम चल रहे हैं। तो झुक झुक के इसलिए चला जाता है ताकि आप संतुलन बनाए रखें, जिसे आप कहते हैं अस्थायित्व में वृद्धि हो सके। जब साथी आप नहीं झुकेंगे तो आप सीधे भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दर्द थोड़ा ज्यादा होगा, बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन साथी संतुलन बनाए रखने के लिए हम थोड़ा सा झुक कर चलते हैं ताकि आसानी से हम ऊपर चढ़ पाए, है ना। तो उसे कह सकते हैं कि अस्थायित्व में साथी वृद्धि हो सके, इसके लिए किया जाता है। तो साथी से बात करेंगे, ये लॉजिकली सवाल था, तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, मतलब खींच लेता है, चोट लगने से साथी बचता है। यह साथी किसके, आपका न्यूटन का पर आधारित है, या संवेग संरक्षण पर आधारित है, या साथी द्रव्यमान का सिद्धांत पर आधारित है, या अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। मेरे प्यारे साथी, मैंने आपको न्यूटन का 3 नियम के बारे में आपके साथ चर्चा करा था। अगर मैं पहला नियम की बात करता हूं, डेफिनेशन ऑफ फोर्सेस प्राप्त होता है, यानी कि बल का परिभाषा प्राप्त हो जाता है। अगर मैं दूसरे नियम की बात करता हूं मेरे दोस्त, तो दूसरे नियम से क्या प्राप्त होगा, तो दूसरे नियम से साथी जो आपको प्राप्त होता है बल का मात्रात्मक परिभाषा, जिसे आप कहते हैं व्यंजक ए बराबर में नियम है। इसी में साथ बल के बारे में बताया गया था कि आप क्रिकेट गेंद को रोकते समय अपने
है ताकि उसका जो उसको कम लगे। देखेंगे वहां पे भी चोट कम लगने के लिए आपको गोलकीपर पीछे खींचता है हाथ को ताकि चोट कम लगे। तो चोट कम लगने की बात किया जाएगा साथी तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम साथी याद रखना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, त्वरित गति के लिए कौन सा कथन सत्य है साथी? त्वरित गति के लिए कौन सा कथन सत्य है? पिंड का वेग एक समान होता है, पिंड की चाल सतत बदलती रहती है, साथी पिंड का वेग सतत घटता है, या साथी पिंड के त्वरण सतत बढ़ता रहता है। तो देखिए मैं त्वरित गति की बात करता हूं तो वैसी गति को कहा जाता है जिसमें दिशा भी बदले और साथ ही चाल भी बदले, है ना, चाल भी बदले मतलब परिमाण भी बदले और दिशा भी बदले साथी। जिसमें परिमाण भी बदले और दिशा भी बदले उसे हम साथी त्वरित गति कहा जाता है। यानी कि वैसी गति जिसमें परिमाण भी बदल रहा हो, जैसे 5 से चल रहा है तो 10 हो जाए, 10 से 12 हो जाए, 15 हो जाए, 20 का स्पीड हो जाए, 60 का स्पीड हो, लगातार बदलते रहना चाहिए, उसे हम कहते हैं परिमाण बदल रहा है। और डायरेक्शन भी बदलना चाहिए, जैसे साथी अगर कोई सर्कुलर पाथ पर है तो निश्चित है कि इसका हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन बदलेगा। अगर इस सर्कुलर पाथ में 20 के स्पीड से ही चल रहा है तो यह त्वरित गति नहीं कहलाएगा। लेकिन इसी सर्कुलर पाथ पर अगर कभी 20 के स्पीड, कभी 30 का, कभी 40 का, कभी 50 का, कभी 60 का, तो हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रहा है और हर एक पॉइंट पर साथ इसका क्या हो रहा है, स्पीड भी बदल रहा है, तो इसे कहा जाएगा साथी त्वरित गति कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गति। एक पिंड का अगर साथी एक समान होता है तो अगर वेग एक समान होगा तो निश्चित है साथी कि वेग एक समान मतलब चाल एक समान हो गया, परिमाण एक समान हो गया। परिमाण तो बदल नहीं रहा है तो साथी बिल्कुल आंसर सही नहीं होगा। पिंड का चाल सतत बदलती रहना चाहिए साथी। पिंड का चाल अगर सतत बदल रही है तो साथी आप कह सकते हैं कि दिशा भी बदल रही होगा ना पिंड के सतत चाल, लेकिन हम सर्कुलर पाथ पर हम काउंट कर रहे हैं कि आपका साथी सर्कुलर पाथ हो तब की, है ना, तब की बात किया जा रहा है। पिंड साथी सतत घटता है तो साथी नहीं, वेग घटता है तब नहीं, हम त्वरण सतत बढ़ता है तब नहीं साथी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या किस पर आधारित है साथी? चलती जो गाड़ी हैं, जो बहुत तेज गाड़ी चलती हैं, चाहे वो ट्रेन हो, 4 व्हीलर हो, तो आप देखो साथी जब 4 व्हीलर पर हम लोग बैठते हैं, पहली बार जब बैठे थे तो खिड़कियां पूरा खोल देते थे और खोलने के बाद हम बाहरी मुड़िया निकाल कर हवा लेते थे। ओ माय गॉड, कितना अच्छा लग रहा है पूरा। अब जो हवा चलता था कभी कभी ऐसा होता था साथी आप बाल है एकदम बाल ऐसे उड़ता था। अब किस कारण बाल उड़ रही है? कभी कभी मान लो साथी ऐसा जब होता था कि चिल्ला, अरे लॉलीपॉप उड़ गया और नीचे गिर गया, ऐसा भी होता था। अब वो किसके कारण हो रहा है जरा ध्यान देना साथी। एक बर्नौली नामक वैज्ञानिक थे और बर्नौली के परिमेय में साथ इसका चर्चा है कि अगर जहां जहां गतिज ऊर्जा के मान बढ़ता है वहां वहां दाब कम हो जाएगा। तो साथी जैसे ही हवा बढ़ती थी तो आपको गतिज ऊर्जा बढ़ जाती थी। गाड़ी स्पीड में है तो गतिज ऊर्जा ऐसे ही गाड़ी का बढ़ा हुआ है तो साथ गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण दाब कम हो जाता था। तो दाब कम होता इसको पकड़ने धीरे तो लो निकल कर लॉलीपॉप नीचे चला गया, ऐसा होता था। बाल साथी यहाँ पर दाब कम हो रहा है, नीचे रख, इसको मुड़ने वाला कम हो रहा है, साथी हवा में उड़ते हुए नजर आती है। तो इस बात को देखना, इसके बारे में सर ठीक इसी प्रकार से चलती गाड़ी के डिब्बे में हवा जो प्रवेश करती है वो बर्नौली के वहां पर दाब कम होता है, सभी हवा एंट्री कर जाती है। ठीक है, इसका बिल्कुल सही जवाब बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, एक साथी ग्रहों की गति के केपलर का नियम अनुसार साथी क्या हो सकता है? ग्रहों की गति का जो केपलर नियम है साथी 3 नियम दिया गया था केपलर से। इसमें पहला नियम साथी जिसे कक्षाओं का नियम कहा जाता है और पहले नियम में बोला गया कि सूर्य एक बिंदु पर फोकसित होती हैं और जितने भी ग्रह होते हैं अपने एक निश्चित कक्षाओं में रहकर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में रहकर साथी गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए इसे कक्षाओं का नियम कहा गया है। तो दूसरा नियम बोला गया साथी कि जो ग्रह है जब सूर्य की चारों चक्कर लगाते हैं तो निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित क्षेत्रफल को प्राप्त करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो ग्रह सूर्य के काफी नजदीक होता है साथी उसका कह सकते हैं जो आपका सूर्य के काफी नजदीक होता है उसको एक चक्कर में लगा समय साथी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो दूर होगा साथी उसका समय कम लगेगा, है ना। इस बात को देखना। अगर मैं बात करूं तीसरा बात करें तो तीसरा बात उन्होंने क्या कहा है कि एक चक्कर में लगा जो समय होगा उसके बीच का दूरी का तृतीय घात के समानुपाती हो जाएगा, तृतीय घात का समानुपाती हो जाएगा, जिसे परिक्रमण काल का नियम कहा जाता है। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों गोलाकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं साथी। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर साथी क्या करते हैं, गोलाकार नहीं वृत्ताकार साथी, वृत्ताकार कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं। ये बिल्कुल साथी कह सकते हैं कि सत्य नहीं, वृत्ताकार दीर्घवृत्ताकार होगा, दीर्घवृत्ताकार होगा। कह रहा साथी अगर सूर्य के निकट होने की तुलना में जब ग्रह सूर्य से दूर जाते हैं तो अधिक तीव्र गति से गति करते हैं। नहीं साथी, अगर सूर्य के निकट है तो ज्यादा तीव्र गति करेंगे, है ना, तीव्र गति करेंगे। जैसे जैसे दूर जाएंगे उसका गति कम हो जाएगा, गति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिल्कुल साथी गलत है। किसी भी ग्रह की सूर्य से मिलाने वाली साथी समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा नियम साथी यही कहा गया है। किसी ग्रह का परिक्रमण काल कक्षा के अर्ध लघु अक्ष के दूरी का तृतीय घात के बराबर होता है साथी। नहीं, उसका जो कक्षा का काल है काल का भी साथी क्या होगा, वर्ग, है ना, वर्ग होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, वर्ग का, है ना। तो वर्ग नहीं छूट गया है, वर्ग नहीं दिया गया, इसलिए साथी ये गलत हो गया। यहाँ पे दीर्घवृत्ताकार कक्षा नहीं लिखा इसलिए साथी गलत हो गया। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे साथी, सी होगा। साथी सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर साथी।
नेक्स्ट, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का गुरुत्वीय जनित त्वरण का मान क्या होता है? मेरे प्यारे साथी, मैंने आपको बताया था कि अगर ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर ये साथी आपका अगर यहाँ पे ध्रुव है और यहाँ पे साथी इक्वेटर है और ये आपका फिर से ध्रुव है साउथ वाला, तो अगर आप ध्रुव से इधर के जाते हैं इक्वेटर का, तो जी का मान क्या होता है? घटता है। और इधर से फिर इधर जाते हैं साउथ की तरफ, जी का वैल्यू बढ़ जाता है। फिर इधर जाएंगे जी का वैल्यू घट जाएगा, इधर जाएंगे साथी जी का वैल्यू बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में त्वरण का मान साथी क्या होगा? जब भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हैं, तो भूमध्य रेखा से जब ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का वैल्यू साथी बढ़ता है। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लान वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के प्लान वेग से क्या होगा साथी? अगर क्या का जो प्लान वेग है चंद्रमा से क्या होगा, तो आपको पता है आप सबको कि पृथ्वी पर प्लान वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। वही अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा पर साथी वस्तु का प्लान वेग कितना होता है? लगभग 2.38 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो आप कहेंगे पृथ्वी पर ज्यादा है और उसी वस्तु का साथी चंद्रमा पर कम है। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लान वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के प्लान वेग से क्या होगा? तो चंद्रमा पर जितना प्लान वेग होगा उससे ज्यादा हमारा पृथ्वी पर होगा। तो कहेंगे सर अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है, सवाल को समझिएगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लान वेग चंद्रमा प्लान वेग से क्या, तो चंद्रमा पर पृथ्वी पर अधिक हो जाएगा। बी नंबर सही जवाब होगा। दूर है यानी पटना साहब है, तो आप घर बैठे ही एईडीओ को तैयारी कर सकते हैं, बेहतरीन सकते हैं। साथ ही अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास एक कोर्स उपलब्ध है जो ऑनलाइन में साथी है हमारे एप्लीकेशन द ऑफिसर एकेडमी पर, जिसमें 3 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होगी। मात्र 999 में कोर्सेस उपलब्ध है साथी। इसका नाम है टारगेट बैच, तो आप जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट, भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया है, तो साथी क्या आएगा? तो आपको पता ही है साथी, अगर एक अलग अलग द्रव्यमान का है, एक शिखर से गिराया जा रहा है, वायु चर्चा नहीं किया गया। जब तक आपको चर्चा नहीं किया जाएगा आपको मानना है कि वायु अनुपस्थित है। क्या है? वायु साथी अनुपस्थित है, यानी कि निर्वात की कंडीशन है। तो अलग अलग द्रव्यमान होगा तो साथी दोनों पत्थर क्या होगा? पृथ्वी पर जमीन पर एक साथ गिरेगी। साथी आपको जब तक वायु को चर्चा नहीं किया गया कि उपस्थित है या नहीं है तब तक मान लेना है कि निर्वात है। लेकिन जब चर्चा कर दिया गया कि वायु गिराया जा रहा है तब देखना जो भारी होगा वो पहले गिरेगा, जो हल्की है वो बाद में गिरेगा। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। इनमें से सही कथन को चुने। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, बिल्कुल सही जवाब है, बल्कि भार बदलता है, बिल्कुल सही जवाब है साथी। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है उसका मान कभी हमेशा बदलते अलग अलग रहता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। ग्रहों की उनकी कक्षा में बांध रखने वाले बल को क्या कहते हैं? साथी ग्रह को बांध के रखने वाले बल को क्या कहते हैं? हम सबको बांध के रखने वाले साथी बल को क्या कहते हैं? अगर मान लो साथी हम सबको एक बल से बंधे हुए, उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है तो साथी हम लोग बंधे नहीं रहते, हम साथी यहाँ पे स्थिर होकर नहीं पढ़ा पाते, हम साथी उड़ते रहते, उड़ते 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 हम पढ़ा पाते हैं ना। बताओ साथी कितना अच्छा लगता है जब मैं आपको और पढ़ाते पढ़ाते आपके पास आके गाल में एक चट लगाता कि सही आंसर बताओ, कितना अच्छा रहता, बड़ा अच्छा लगता। लेकिन साथ ऐसा नहीं, क्योंकि हमें क्यों बांध के रखा है? गुरुत्व बल बांध कर रखा है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। आराम से आपसे दूर है, आप साथ गलती आंसर बताओ चाहे सही बताओ, कोई आपको पनिशमेंट नहीं मिलने वाला है, यानी कि अच्छा है खास करके, है ना। तो सर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी तल से किसी वस्तु का प्लान वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है साथी। अगर मैं बात करता हूं पृथ्वी तल से किसी वस्तु को प्लान करना है तो किस पर निर्भर करेगा? बहुत अच्छा सवाल है। एस्केप वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं साथ ही एस्केप वेलोसिटी बराबर क्या होता है? √2 बटा में आर होता है साथी। अगर पृथ्वी पर निकाल रहे हैं तो पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी के मास पर डिपेंड करेगा साथी। कभी भी वस्तु के द्रव्यमान पर प्लान वेग निर्भर नहीं करता है। जैसे उस द्रव्यमान वस्तु का कितना स्पीड से फेंक देना होगा, उस स्पीड का वैल्यू क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये कैसे निकल कर आया है? तो पृथ्वी पर निकाला, तो पृथ्वी के मास और पृथ्वी की त्रिज्या, यानी कभी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर नहीं करेगा, प्रक्षेपण किए जाने वाला स्थान पर निर्भर करेगा कि आप उस ऑब्जेक्ट को कहां से प्रक्षेपित कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल था साथ, इस बात को ध्यान रखना। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? सी नंबर होगा। मेरे प्यारे साथी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 15 में से कितना सही हो पा रहा है, 15 में से कितना सही हो। ये सेशन आपको साथ ही कैसा लग रहा है? क्योंकि एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है, तो हर एक एग्जाम्स के लिए आप देख सकते हो, आपके साथ ही बेनिफिट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय बताइएगा।
इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सुझाव रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के तैयारी करते रहिए। यदि अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो उनके कार्यों में सहयोग जरूर करें, दूर रहते हैं तो कॉल पर बात कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।